हेलो दोस्तों। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो अभी आप बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे भी देख रहे हैं, मीडिया रिपोर्ट्स में भी देख रहे होंगे। जो भारत की करेंसी है ना, वो रुपीज़, वो डॉलर की अपेक्षा में बहुत ही ज़्यादा डिप्रिसिएट हुई है, बहुत ही ज़्यादा डिटोरिएट हुई है। अगर हम इस महीने की बात करें दिसंबर में, तो जो डॉलर पर डॉलर जो रुपीज़ है ना, वो 90 क्रॉस कर चुके हैं, जो कि अभी तक की सबसे ज़्यादा मतलब सबसे ज़्यादा अपर लिमिट है रुपीज़ के लिए। तो इसी बात पे हम आज डिस्कस करेंगे जो क्या क्या ऐसे रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण रुपीज़ में इतना ज़्यादा डेप्रिसिएट आ रहा है। अगर आप एशिया की सारी कंट्रीज़ की करेंसी देखें ना, तो अगर हम डेप्रिसिएशन की मामला में इंडिया टॉप पे, मतलब सबसे ज़्यादा हमारी ही करेंसी डेप्रिसिएट हुई है। तो हम ये तो मतलब सोचने वाली बात है जो ऐसा क्यों। तो ये हम आज डिस्कस करेंगे जो क्या 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 ऐसा रीज़न हो सकते हैं जिसके कारण कम रुपीज़ डेप्रिसिएट हुई है। तो पहले अगर हम इंडिया की डोमेस्टिकली देखते हैं, तो अगर फॉरेक्स रिजर्व हम देखें तो भारत की मोर देन $700 बिलियन है, जो कि काफ़ी अच्छा है किसी भी देश के लिए। अगर हमें फ्यूचर में वॉर वगैरह हो गए या टैरिफ वगैरह हो, तो ये हमें मदद के लिए ज़रूरी होती है, मतलब फॉरेक्स रिजर्व इन सब सिचुएशन के लिए। अगर हम जीडीपी देखते हैं, जीडीपी की ग्रोथ रेट देख रहे हैं, तो वो ऑलमोस्ट 7% से ग्रोथ हुई है। तो हम बोल सकते हैं जो ये सब रीज़न तो नहीं है जिसके कारण, मतलब इंटरनली ऐसा कोई रीज़न नहीं है जिसके कारण हम ये बोल सकते हैं जो रुपीज़ इतना डेप्रिशिएट हुई है। तो आप बोलोगे जो अगर ये सब रीज़न नहीं है तो ऐसा क्या, ऐसा कौन से रीज़न है जिसके कारण ऐसा हो सकता है। तो अगर हम सबसे पहले देखें ना, तो वन ऑफ द मोस्ट रीज़न है जो कैपिटल आउटफ्लो। किसी भी देश के लिए कैपिटल इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, वो बहुत ज़्यादा मतलब निर्णय करती है कि जो कंट्री की दशा को किस दिशा में ले जाती है। तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें ना, तो भारत में जो नेट इनफ्लो था वो 2 से 2.5% ऑफ द टोटल जीडीपी एनुअली होती थी। लेकिन अगर हम 2025 की बात करें तो ये नेट इनफ्लो जो है 0.1% पे आ गई है, जो कि $2.25 बिलियन है, जो कि मतलब अगर 2.25% से सीधा 0.1%, जो कि बहुत ही कम है, इतने पे आ गई हमारी नेट इनफ्लो। अगर हम एफडीआई की बात करें, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, तो जो कि 2020 से 2022 तक में 40 से 45 बिलियन डॉलर थी, अभी 2025 में $1 बिलियन पे आ गई है। आप बोलोगे एफडीआई क्या होता है? तो एफडीआई में ये होते हैं जो बाहर के जो इन्वेस्टर होते हैं वो हमारे कंट्री में इन्वेस्ट करते हैं, जिनका मेन उद्देश्य होता है जो किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करके वहाँ पे कंट्रोल लेना, और कंट्रोल लेने से वो ये भी सोच के चलते हैं जो हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इस कंपनी में या इस देश में। और तो इसके चलते वो क्या करते हैं, अपना टेक्नोलॉजी जो उनकी स्किल्स होती है वो भी शेयर करते हैं। तो अगर देखा जाए ना, जो 40 से 45 बिलियन डॉलर थी 2020 से 22 में, लेकिन अभी 1 बिलियन आ रही है, तो वो मतलब बहुत ही ज़्यादा कोलैप्स ही हो चुकी है एक तरह से देखा जाए तो। अगर हम फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट के बारे में देखें, आप बोलोगे जो कि 16 से 17 बिलियन डॉलर थी, अभी अगर हम देखें ना 16 से 17 बिलियन डॉलर सेल हुई है इस साल में। फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जिसमें इन्वेस्टर किसी भी कंट्री में या कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होते हैं। उनका मुख्य उद्देश्य होता है जो प्रॉफिट कमाना होता है, स्टॉक्स परचेज करके सेल करके, उनका लॉन्ग टर्म में रहने का कोई उद्देश्य नहीं होता है। तो अगर 16 से 17 बिलियन डॉलर की स्टॉक सोल्ड हुई है तो इतना पैसा देश से बाहर निकला है। तो ये कि मतलब ये बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है, जिसके कारण हम बोल सकते हैं कि जो रुपीज़ की वैल्यू डिटोरिएट हुई है। तो कैपिटल आउटफ्लो अगर हम देखा जाए ना, तो ये क्या करते हैं, हमारे सब रिड्यूस करती है सप्लाई ऑफ डॉलर की इन इंडिया में। तो इसके ये एक तो रीज़न ये हो गया। अगर दूसरा हम रीज़न देखें ना, तो ट्रेड डिफिसिट का रीज़न है, क्योंकि भारत की जो निर्भरता है इंपोर्ट्स पे, जैसे कि क्रूड ऑयल हो गया, गोल्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गया, इन पे बहुत ही ज़्यादा निर्भर है भारत दूसरे कंट्रीज़ पे। तो इनके कारण क्या होता है, हमारा पैसे बाहर जा रहे हैं। अगर हम इंपोर्ट्स कर रहे हैं तो उसके लिए हमें रुपीज़ को सेल करके डॉलर बाई करना पड़ता है, और उसके चलते ज़्यादा ही ज़्यादा
पैसा बाहर जा रहा है, तो ये हमारे लिए ट्रेड डिफिसिट है। तो ये भी एक रीज़न हम बोल सकते हैं जो जिसके कारण मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट आ रही है रुपीज़ की डिप्रिसिएशन पे। अगर तीसरी चीज़ देखें ना तो स्ट्रॉन्गर यूएस डॉलर की जो अगर अगर हम छोटी सी चीज़ समझते हैं, कोई भी इन्वेस्टर किस देश में इन्वेस्ट करेगा जहाँ पे एक देश है जहाँ पे जैसे कि भारत एक एमर्जिंग मार्केट है जहाँ पे अभी बढ़ रही है मार्केट। दूसरा है यूएस जहाँ जो कि कैपिटलिस्ट है, जहाँ अगर हम बॉन्ड में इन्वेस्ट करें, अगर यूएस में इन्वेस्ट करें या भारत में इन्वेस्ट करो, तो यूएस जैसे देश जो कि विकसित देश है तो वो इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई देते हैं। तो ये भी एक मेन रीज़न है जो इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करके ऐसे देश में यूएस जैसे देशों में इन्वेस्ट करते हैं जहाँ पे इंटरेस्ट रेट फॉर बॉन्ड्स वगैरह के काफ़ी ही हाई होती है। चौथा अगर हम केसेस देखें तो एक तो जियो पॉलिटिकल की जो टेंशन है ना, जैसे कि हम इम्पोर्ट्स कर रहे हैं रसिया से, तो ट्रम्प जी बोल रहे हैं जो आप यूक्रेन और रसिया वार को सपोर्ट कर रहे हैं, तो उसके चलते क्या हो रही है हम यूएस ने 50% से टैरिफ लगा दिए। तो ये भी एक इंडियन गुड्स जो कि यूएस में सेल होते थे वो भी रिड्यूस्ड हुए हैं, इससे पैसे आने कम हुए हैं। तो ये एक अनसर्टेनिटी है किसके मतलब जियो पॉलिटिक्स के रीज़न। ट्रंप ने बोला जो H1 वीज़ा रिस्ट्रिक्शन हायर एक्ट अनसर्टेनिटी, मतलब हमारे जो गुड मतलब जॉब वगैरह के लिए स्किल्स बनते थे उन पर भी कुछ क्राइटेरिया सेट करा है उन्होंने। तो ये सब सारे जो ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं जिसके कारण हम बोल सकते हैं जो रुपये में डिटोरिएट हुई है। तो ये 3-4 कारण ऐसे हैं जिसके कारण हम बोल सकते हैं जो डिटोरिएट हुई है। अब बोलेंगे जो अगर हो रही है तो आरबीआई इस पर क्या कर रही है, आरबीआई कुछ कर रही है या नहीं कर रही है। तो आरबीआई का मानना है जो मतलब ऐसे नहीं, आरबीआई देख रही है, वो चाहती है जो मतलब रुपीज़ को उस लेवल पे अभी नहीं हुआ है, अंडर वैल्यूड नहीं है, ठीक है 3 से 4% तक अंडर वैल्यूड है रुपीज़, ये एक्सपर्ट का भी मानना है। तो आरबीआई अभी ये देखती है जो ज़्यादा वोलेटाइल नहीं हो, और आरबीआई ये कोशिश कर रही है ज़्यादा से ज़्यादा फॉरेक्स रिजर्व को फ्यूचर में अगर कोई टेंशन हो गई, वॉर हो गई, या ट्रम्प भाई साहब ने ज़्यादा ही हम पे टैरिफ लगा दिए, या कुछ और ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएँ, तो इनके लिए आरबीआई चाह रही है ज़्यादा से ज़्यादा हमारा अभी फॉरेक्स कलेक्ट हो सके। तो ये वन ऑफ द ये आरबीआई की तरह से स्टेप्स लिए, कोई ज़्यादा लिए नहीं जा रहे, क्योंकि अगर हम एनालिस्ट भी बोले तो वही 3 से 4% की 4% के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अंडर वैल्यूड है। तो ये सब देखते हुए हम ये देखते हैं अब जो अगर इसका हमारे इम्पैक्ट क्या है, हमारे इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम नेगेटिव इम्पैक्ट के बारे में देखें तो अगर रुपीज़ की वैल्यू कम हो रही है तो कोई भी चीज़ अगर हम बाहर से ख़रीद रहे हैं तो उसको लिए हमें ज़्यादा ही पे कर रहा है। अगर हम जैसे कि $100 की कोई भी गुड्स खरीद रहे हैं तो अगर 80 रुपया रहता है तो हमें 800 रुपया पे करना पड़ता, अगर लेकिन यहीं पे 90 रुपया हो गया है तो 900 रुपया सेम गुड्स के लिए हमें पे करना पड़ रहा है। तो ये जो हमारे इम्पोर्टर्स हैं उनके लिए कॉस्ट बढ़ रहा है। अगर हम किसी दूसरे कंट्री में जाकर ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं जहाँ पे हमें डॉलर की यूज़ होती है तो वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हाई कॉस्ट हमें आ रही है। तो ये सब मेन नेगेटिव इम्पैक्ट है। अब बोलोगे सर नेगेटिव इम्पैक्ट है, कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी हो सकते हैं। हाँ, पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी है। अगर हम कोई एक्सपोर्टर है तो एक्सपोर्टर्स के लिए फ़ायदे की बात है, जैसे कि अगर कोई मेनली अगर टेक्नोलॉजी हो गया, फार्मा हो गया, टेक्सटाइल हो गया, तो अगर हम किसी को सर्विस देते थे $100 के लिए, तो अगर 80 रुपया था तो हमारे उस एक्सपोर्टर को सिर्फ 800 रुपया आता था, लेकिन अब 90 रुपया हो गया। तो एक तरह से उनके लिए उनके नेचर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो थोड़ा सा फ़ायदा हुआ है। जो 800 रुपये पहले आते थे वो 900 रुपया है, लेकिन ये नहीं है इससे जो मतलब और हमारी रुपीज़ बढ़ती जाए डॉलर की वगैरह में। लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए देखा जाए तो एक्सपोर्टर के लिए थोड़ी सी तो फ़ायदा की बात यहाँ पे की जा सकती है। तो मोटा मोटी ये हम कंक्लूज़न पे बोल सकते हैं जो डॉलर का रुपीज़ जो गिर रही है डॉलर की अपेक्षा में, उनका मेन रीज़न जो ये है ना, जो इंटरनली नहीं बोल सकते, जो इकोनॉमी ग्रोथ नहीं कर रही है, जो ट्रम्प भाई साहब ने बोला था जो डेड इकोनॉमी है, तो ऐसा तो कुछ
ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है, ना ही मतलब कोई भी रिपोर्ट्स भी ऐसी बता रही है। हाँ, ग्लोबल टेंशन है, कुछ एफडीआई हमारा कम हुआ, एफडीआई वगैरह के इम्पैक्ट आए हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि अगर इंडिया ने अच्छा परफॉर्म किया नेक्स्ट क्वार्टर में, 2026 की नेक्स्ट क्वार्टर में, तो ये सॉर्ट आउट हो सकते हैं। और ऐसी कोई मतलब बड़ी चीज़ नहीं है, बड़ी चीज़ नहीं है, जो पहले भी बहुत सारी कंट्रियों पे ये ऐसे सर्कमस्टांसेस आए हैं। तो अगर हम ठीक से परफॉर्म करें तो ठीक हो सकता है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए। थैंक यू सो मच।